हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। देखो ये वीडियो थोड़ा सा अलग है क्योंकि आज हम लोग नीट 2024 का जो पेपर आया था उस पेपर में कुछ टर्म्स या कुछ कंसेप्ट्स ऐसे थे जो एनसीईआरटी से बाहर थे। ठीक है, ये टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। जो ऑप्शंस थे ना क्वेश्चंस में, उन ऑप्शंस में वो टर्म्स प्रेजेंट थे, तो उन टर्म्स को आज हम देखेंगे और उनके बारे में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आइडिया लेंगे हम लोग, ताकि इस तरह के टर्म्स अगर आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाए तो आपको आइडिया रहे कि क्वेश्चन क्या है। और ये सारे क्वेश्चंस जो है ना इसी साल के हैं, नीट 2024 के हैं, इसलिए मैं थोड़ा आपको इसके बारे में समझाना चाहता था। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपको सिर्फ एक टर्म, उसका हल्का सा मतलब क्या होता है और इससे एसोसिएटेड कुछ और छोटी मोटी अगर कुछ बात होगी तो हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके अलावा कुछ डिस्कस यहाँ पर नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन था 2024 का कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, कि इसमें से कौन कौन सी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है। अब इस क्वेश्चन में देखो, मायस्थीनिया ग्रेविस क्लियर एनसीईआरटी में दे रखा है। एनसीईआरटी में जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का टॉपिक है, उसमें केवल एक डिजीज का नाम लिखा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। लेकिन अगर आप क्लास 11th की स्केलेटल सिस्टम जो यानी मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाला जो चैप्टर है, उस चैप्टर में मायस्थीनिया ग्रेविस के बारे में लिखा है और क्लियर लिखा है कि ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो ये दो तो आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, उसके अलावा गाउट भी स्केलेटल सिस्टम वाले चैप्टर में है और उसमें लिखा है कि इसमें यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का डिपॉजिट हो जाता है जॉइंट में, और ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के भी बारे में एनसीईआरटी में लिखा है और वहाँ पे इसको जेनेटिकल लिखा गया है ना। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मोस्ट ऑफ द केसेस आर जेनेटिकल, यानी ये भी ऑटो इम्यून नहीं है। तो सी और डी ऑप्शन तो हो नहीं सकते और ए और बी ऑप्शन होंगे ही होंगे। अब तीसरा जो लास्ट ऑप्शन था वो था SLE, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। अब ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, लेकिन इसके बारे में एनसीईआरटी में कहीं पे भी मेंशन नहीं है और ना ही SLE को जो है जनरली पढ़ाया जाता है, बिकॉज बहुत अलग ही ये ऑप्शन दिया था एनसीईआरटी ने, सॉरी नीट वालों ने। तो अगर समझो आपको SLE के बारे में नहीं भी पता है तो भी आप ये क्वेश्चन अगर हल्का सा दिमाग लगाते तो एलिमिनेशन के बेस पे आप इसको कर सकते थे। कैसे कर सकते थे कि आपको अच्छे से पता था कि C और D नहीं हो सकता, तो जिन जिन ऑप्शन में C और D है उनको आप हटा दो, तो बचा केवल एक ही ऑप्शन सेकंड, तो आपका आंसर सेकंड हो जाता और आप बिल्कुल करेक्ट आंसर ये रहता। तो ज़रूरी है कि हल्का सा आइडिया SLE के बारे में ले लेते हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये नीट 2018 का सवाल है, ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पे ही था और इसमें तो ऑप्शंस ऐसे थे कि आप ये क्वेश्चन तो एलिमिनेशन के बेस पे कर ही नहीं सकते, मतलब थोड़ा ये डिफिकल्ट था। नीट 2018 का ही सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब इसमें से आपने केवल एनसीईआरटी ने रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में ही बताया, सोरियासिस, विटिलिगो, एल्जाइमर, ये सब के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हालांकि सोरियासिस, विटिलिगो ऑटो इम्यून है और एल्जाइमर ऑटो इम्यून नहीं होता, तो आंसर तो एल्जाइमर ही जाएगा। बट अब मैं ये चाहता हूँ कि बिकॉज दो बार ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स पे, केवल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स पे आउट ऑफ द एनसीईआरटी केवल डिजीज़ के नाम पूछे गए, तो एक मैं हल्का सा लिस्ट दे देता हूँ आपको छोटा सा, जिस लिस्ट में हम लोग थोड़ा बहुत जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। देखो आपके आगे आपकी मर्जी कि आपको इन्हें याद करना है या नहीं करना। हालांकि लिस्ट बहुत लंबी है पर मैं बहुत लंबी लिस्ट नहीं निकालूंगा, मैं केवल उन्हीं डिजीज़ की बात करूँगा जो थोड़ी कॉमन है या थोड़ी आपको उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो चलो मैं कौन कौन सी बात करूँगा। SLE, ये तो अभी क्वेश्चन आया था, ये तो पता होना ही चाहिए। उसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हाशिमोटोज थायरोइडाइटिस, ग्रेव्स डिजीज, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, पर्नीशियस एनीमिया, मायस्थीनिया ग्रेविस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और सोरियासिस। अब आप सोचोगे कि सर इतनी लंबी लिस्ट क्यों याद करें, अब आप एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। तो देखो मैं रीज़न बताता हूँ। SLE नीट 2024 में आया, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एनसीईआरटी में दे रखा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। हाशिमोटोज थायरोइडाइटिस के बारे में बात नहीं की गई है। ग्रेव्स डिजीज के बारे में एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, आप केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर खोलना, उसमें थायराइड वाले टॉपिक में ग्रेव्स डिजीज के बारे में मेंशन्ड है ना। एक 4 से 5 लाइन से एक्सोफ्थेल्मिक गोइटर पढ़ा होगा आपने, पर उसमें उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ना। तो ये भी आपको याद करना चाहिए। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस काफ़ी कॉमन है। अल्सरेटिव कोलाइटिस, पर्नीशियस एनीमिया, हालांकि डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर हट गया आपके, पर पर्नीशियस एनीमिया भी एक मुझे लगता है कि आपको ध्यान होना चाहिए। मायस्थीनिया ग्रेविस एनसीईआरटी में दे रखी है। सोरियासिस और विटिलिगो नीट 2018 में आ चुके हैं। तो जब देखो सोरियासिस और विटिलिगो SLE ये बहुत
मतलब ऐसा मान लो कि इन पे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेशंस कम थे, है ना। मैं हाशिमोटोस थायराइडाइटिस एक्सपेक्ट कर सकता था, पर्नीशियस एनीमिया एक्सपेक्ट कर सकता था, मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी एक्सपेक्ट कर सकता था ऑप्शंस में, पर उन्होंने बिल्कुल ही अलग ऑप्शंस दिए। तो जब ये ऑप्शंस आ चुके हैं तो मुझे लगता है हल्का सा आप आइडिया ले लो इन डिजीज़ के बारे में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं। जो एनसीईआरटी में दे रखी है उसकी बात मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। यहाँ पे हम लोग केवल उन्हीं की बात करेंगे जो या तो आई एनसीईआरटी से बाहर है और हल्का सा, बहुत हल्का सा आइडिया हम लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं SLE, सिस्टमिक लूपस एराइदोमेटोसिस। सिस्टमिक यानी आपका पूरा बॉडी सिस्टम इन्वॉल्व हो जाएगा। एक्चुअली होगा क्या कि ये एक ऐसी बीमारी है जो आपकी स्किन को, जॉइंट को, किडनीज, ब्रेन और दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करती है, यानी करीब करीब पूरा बॉडी सिस्टम इसने इन्वॉल्व कर लिया, इसलिए इसको हमने नाम दिया सिस्टमिक लूपस एराइदोमेटोसिस। एरिथ्मा, बेसिकली एरिथ्मा वर्ड आपको पता होगा, एरिथ्रोसाइट्स से आता है एरिथ्मा, तो वो वर्ड क्या हो गया, रेड। तो जब इस तरह की रेडनेस होने लगती है ना, इसको एराइदोमेटोसिस कहता है, इसको एरिथ्मा कहा जाता है। तो इस पर्टिकुलर SLE में कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है कि इस तरह का एक बटरफ्लाई शेप्ड रैशेस डेवलप होने लगते हैं आपके गालों पर, इससे ज़्यादा नहीं। केवल SLE सिस्टमिक डिजीज़ है, पूरा बॉडी इन्वॉल्व कर लेती है ऑलमोस्ट, और इस तरह का एक गालों पर एक बटरफ्लाई रैश दिखने लगता है, बटरफ्लाई शेप का, बस। इससे ज़्यादा हम बात इसके बारे में नहीं करेंगे। एरिथ्मा मतलब लाल पड़ जाना, तो सिस्टमिक लूपस एराइदोमेटोसिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। नेक्स्ट बात करेंगे सोरियासिस। अब देखो सोरियासिस और विटिलिगो, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, दोनों स्किन डिसऑर्डर्स है। सोरियासिस बहुत कॉमन है, सोरियासिस एक बहुत कॉमन डिसऑर्डर है स्किन का। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको देखो स्किन पे इस तरह के रैशेस डेवलप हो जाते हैं जिनमें कंटिन्यूस खुजली चलने लगती है और ये स्केल लाइक होते हैं, मतलब ऐसे ड्राई पड़ते हैं वो, और ड्राइनेस की वजह से इनमें इचीनेस रहती है, यानी खुजली होने लगती है। सोरियासिस याद रखें स्किन डिजीज़, और ये काफ़ी कॉमन है। विटिलिगो, विटिलिगो इस तरह के इंडिविजुअल्स आपने काफ़ी देखे हैं कि आपके स्किन पे कुछ इस तरह के वाइट पैचेस दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मेलानिन है वो लॉस हो जाता है। इन पर्टिकुलर एरियाज़ में जो है मेलानिन उतना नहीं होता जितना नॉर्मल स्किन में होता है। अब आप सबको पता है मेलानिन ही पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस बीमारी को कहा जाता है विटिलिगो, और ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। आगे बढ़ते हैं, बहुत डिटेल में नहीं, सिंपल सिंपल देखेंगे। हाशिमोटोस थायराइडाइटिस, सिंपल सा याद रखना है आपको कि ऑटो एंटीबॉडीज़ जो है वो सीधा सीधा थायराइड ग्लैंड को ही अटैक करेगी। थायराइड ग्लैंड पे अटैक करेगी तो आपको हो जाएगा हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि T3 T4 जो लेवल है वो कम हो जाएगा। थायराइड ग्लैंड आपके कोर्स में है, ऑटो इम्यून पे क्वेश्चंस देखे गए हैं कि बाहर से आ रहे हैं, तो हल्का हल्का आइडिया ले लो। हाशिमोटोस थायराइडाइटिस नाम से समझ में आ रहा है कि इन्फ्लामेशन होता है थायराइड ग्लैंड का, तो ऑटो एंटीबॉडीज थायराइड ग्लैंड पे अटैक करती है, T3 T4 का लेवल कम कर देती है, बस। ज़्यादा डिटेल में नहीं लेंगे। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, अब डायबिटीज़ मेलाइटस तो बहुत कॉमन है और ये आपको अच्छे से मालूम भी है। डायबिटीज़ मेलाइटस एक ऐसी डिजीज़ जिसमें आपका ब्लड का शुगर लेवल जो है बढ़ने लगता है, ठीक है, ये आपको पता होगा। और हो सकता है आपको ये भी पता हो कि डायबिटीज़ मेलाइटस 3 टाइप की होती है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। जो कॉमन आपको ओल्ड एज लोगों में देखने को मिलती है, आपके घरों में दादाजी को या पिताजी को जो होती है, मोस्ट केसेस में वो टाइप 2 है। जो 40 की एज के बाद होती है वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है। लेकिन जो बच्चों में या जो यंग लोगों में जो डायबिटीज़ होती है वो मोस्टली रहती है आपके टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। और टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस ऑटो एंटीबॉडीज़ की वजह से होती है जो आइलेट ऑफ लैंगरेंस के बीटा सेल्स पर अटैक करते हैं। अब आपको अच्छे से पता होगा कि पेंक्रियाज का जो एंडोक्राइन वाला पोर्शन है, उस एंडोक्राइन वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, आइलेट ऑफ लैंगरेंस, ठीक है। आइलेट ऑफ लैंगरेंस में 3 तरह के सेल्स होते हैं, अभी आपके एनसीईआरटी में है सारी चीज़ें, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स क्या रिलीज करते हैं, ग्लूकागॉन। बीटा सेल्स रिलीज करते हैं इंसुलिन, और इंसुलिन जो है आपका ब्लड शुगर लेवल कम करने का काम करता है। तो जो ऑटो एंटीबॉडीज़ है, आपकी ही एंटीबॉडीज़ बॉडी की अटैक करती है बीटा सेल्स पे। बीटा सेल्स पर अगर अटैक करेगी तो बीटा सेल्स इंसुलिन नहीं बना पाएगी, इसका मतलब इंसुलिन का सीक्रेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी होने लगती है। और इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी तो ब्लड शुगर लेवल ऑटोमेटिकली राइज होने लगेगा। इसको हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस या IDDM। IDDM का फुल फॉर्म होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। एक ऐसा डायबिटीज़ मेलाइटस जो इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, सीधा सीधा बीटा सेल्स को डैमेज कर देती है एंटीबॉडीज़। अब देखो ये जितनी भी है ना ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स पे मैंने कम से कम 3 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं,
और जिसमें हम लोगों ने इन डिजीज़ के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की है ना। मैं नीचे लिंक दे दूंगा आपको उन वीडियोस के, आप अगर डिटेल में भी पढ़ना चाहो तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम अल्सरेटिव कोलाइटिस। देखो सिंपल सा नाम पे जाता हूँ मैं। कोलाइटिस वर्ड मैंने लिया है कोलोन से, यानी कोलोन का आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन होता है, और अल्सरेटिव मतलब अल्सर्स। अब अल्सर्स आपको पता होंगे, जिनको हिंदी में छाले कहते हैं। तो कोलोन में जब अल्सर्स होने लगे उस कंडीशन को कहा जाता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, और ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इस पिक्चर में देखो आपको अल्सर्स दिख रहे हैं बहुत सारे कोलोन में। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्यों? क्योंकि जो आपका इम्यून सिस्टम है अटैक करता है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के सेल्स को। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। नेक्स्ट बात करते हैं पर्नीशियस एनीमिया। देखो ये आपको आइडिया होना चाहिए बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पर्नीशियस एनीमिया हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है। देखो इसको कैसे समझें, हम बात करते हैं, आपने स्टमक पढ़ा, स्टमक में आपने पढ़ा कि जो स्टमक की म्यूकोजा है उस म्यूकोजा में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, जिसमें से एक सेल का नाम है पैराइटल सेल्स। अगर आपको अच्छे से याद हो तो पैराइटल सेल्स ही वो सेल्स है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करती है। जो गैस्ट्रिक जूस में HCl है वो कहाँ से आता है? पैराइटल सेल से। पैराइटल सेल्स में HCl रिलीज करने के अलावा ये एक और फैक्टर रिलीज करता है जिसका नाम है कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या रिलीज करता है ये? कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, CIF। क्लियर? अब ये CIF बेसिकली क्या करता है? ये रेस्पॉन्सिबल है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए, है ना। जो हम लोग फूड में विटामिन B12 खाते हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ज़रूरी होता है CIF। तो बेसिकली ऑटो एंटीबॉडीज टारगेट करती है पैराइटल सेल्स को। तो जब पैराइटल सेल्स डैमेज होने लगते हैं तो CIF रिड्यूस हो जाता है। CIF रिड्यूस होगा तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाएगा। विटामिन B12 अगर आपको अच्छे से याद हो तो RBCs के फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। तो अगर विटामिन B12 कम होगा तो RBCs का फॉर्मेशन भी कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? एनीमिया। तो इस कंडीशन को नाम दे दिया गया पर्नीशियस एनीमिया। इतना भी अगर आप इसके बारे में याद रखोगे तो बहुत है। आगे बढ़ते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है वैसे देखा जाए तो। इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ माइलिन शीथ पर अटैक करती है। आप ये पिक्चर देखो, एक नॉर्मल न्यूरॉन और ये एक न्यूरॉन जिसमें माइलिन शीथ डैमेज हुआ। अब माइलिन शीथ का डैमेज होगा तो आपको अच्छे से पता है कि जो कंडक्शन है आपका नर्व इम्पल्स का वो अफेक्ट होता है। क्लियर? तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? नर्व्स का परमानेंट डैमेज होने लगता है। धीरे धीरे इस डिजीज़ में आपकी मल्टीपल नर्व्स जो है डैमेज होने लगती है, जिसकी वजह से ये डिजीज़ जो है और भी ज़्यादा खतरनाक बनती रहती है। तो माइलिन शीथ पे अटैक होगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, जिसकी वजह से नर्व्स डैमेज होती है। बस अब क्या करते हैं? अब इन क्वेश्चंस को हम वापस करते हैं, एक बार देखें तो। अब तो ये क्वेश्चंस वैसे हमने सॉल्व कर लिए थे। कौन कौन सी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है? तो माइस्थेनिया ग्रेविस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये तो दोनों ही NCERT में दे रखी है। SLE हमने अभी डिस्कस किया। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिकल है। गाउट में बेसिकली यूरिक एसिड डिपॉजिट होता है जॉइंट्स में, तो ये भी ऑटोइम्यून नहीं होती। तो हमारा आंसर क्या होगा? A, B और E, यानी कि सेकंड अपना आंसर होगा इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नीट 2018 का कि कौन सा ऑटोइम्यून नहीं है। तो सोरियासिस है, विटिलिगो है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। आंसर क्या अपना? अल्जाइमर्स डिजीज़। तो ये तीनों नहीं है। लेकिन अब अगर नीट ने, देखो एक बात हमेशा ध्यान रखो आप, सबसे पहली बात तो नीट में अगर सिलेक्शन होना है तो ये जो मैं बता रहा हूँ वो आपको करना है। अगर नीट में सिलेक्शन करवाना है तो एटलीस्ट पिछले 15 साल के पेपर में जो जो क्वेश्चंस आ रखे हैं वो आपको याद होने चाहिए। अगर 15 साल का कोई क्वेश्चन जो पहले पिछले 15 साल में आ चुका है वो अगर एग्जाम में रिपीट हो रहा है और आपसे नहीं हो रहा तो आप मान के चलो कि सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। और अगर नहीं हो रहा तो मान के चलो कि आपकी तैयारी ज़ीरो रही है, आपकी तैयारी पूरी तरीके से नहीं हुई। मैं तो ये भी बोलूँगा पिछले 15 साल के पेपर्स में जो जो ऑप्शंस थे जो आपको लगते हैं कि यार NCERT में नहीं है ये ऑप्शन, तो उसके बारे में हल्का आइडिया ले लो। ये ध्यान रखो क्योंकि इन पे हल्के फुल्के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैं हल्का सा आपको अल्जाइमर्स डिजीज़ के बारे में बता दूं। सिंपल सा आपको ये याद रखना है, भूलने की बीमारी है अल्जाइमर्स डिजीज़। ये नॉर्मल भूलने की बात नहीं कर रहा। अल्जाइमर्स डिजीज़ बहुत खतरनाक डिजीज़ है। इसमें धीरे धीरे क्या होता है कि कॉजेज़ इसके बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं, लेकिन एक बहुत कॉमन कॉज है कि अमाइलॉइड नाम का एक एबनॉर्मल प्रोटीन जो है वो डिपॉजिट होने लगता है ब्रेन में। ब्रेन में अमाइलॉइड प्रोटीन नाम का एक एबनॉर्मल प्रोटीन जो है डिपॉजिट होने लगता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो ब्रेन की क्षमता है चीज़ें याद करने की, आपकी जो स्किल्स हैं वो धीरे धीरे, आपका सोचने विचारने की शक्ति, मेमोरी आपकी, ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है। और इंसान बिल्कुल ही ऐसा
वो कहता है ना एकदम ब्लैंक हो जाता है कई बार। जैसे इसमें ऐसा कई बार देखा गया ऐसे पेशेंट्स में कि वो मार्केट गए सब्जी लेने और वहाँ पर जाके वो भूल गए कि वो कौन है, एड्रेस क्या है उनका, इनके रिलेटिव्स कौन है, वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, उनको कुछ याद नहीं रह पाता। तो ये अल्जाइमर्स बहुत खतरनाक डिजीज़ है। एंड अभी अगर देखा जाए तो अल्जाइमर्स डिजीज़ के पेशेंट जो है ना बहुत बहुत मिलेंगे आपको, मतलब अल्जाइमर्स काफ़ी कॉमन हो रहा है आज के टाइम में, और इसीलिए हो सकता है कि नीट ने ये क्वेश्चन दिया हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। देखो फिर एनसीईआरटी ने बात कर दी एरा और इन सब की, ठीक है, और एनसीईआरटी ने टेक्स्ट में तो इन एरा के बारे में कहीं मेंशन नहीं किया। एक डायग्राम ज़रूर है जिसमें उन्होंने कुछ पर्टिकुलर एरा का नाम लिया है, ठीक है, और पर उनके बारे में ज़्यादा डिटेल में उन्होंने बात नहीं की, और क्वेश्चन उन्होंने डाल दिए कि कौन से एरा में कौन से एनिमल्स का जो है डोमिनेशन था, ठीक है। तो बिल्कुल थोड़ा क्वेश्चन बाहर से ही है। इसको मैं क्या चाहूँगा, मैं आपके लिए एक टेबल बनाई है मैं चाहता हूँ कि मैंने इस टेबल को बहुत रिड्यूस किया है, बिलीव मी, मैंने 90% कंटेंट हटा दिया इस टेबल में से। मैंने इस टेबल में सिर्फ और सिर्फ 10% कंटेंट रखा है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप हल्का सा इसका आइडिया अपने दिमाग में ज़रूर रखें, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं आपको एरा का मतलब बताता हूँ। एक्चुअली में क्या हुआ, तो जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल था पूरा अपना, उस टाइम स्केल को हमने डिवाइड किया सबसे पहला तो डिफरेंट एरा में। इसको आप ऐसे समझो जैसे आप टाइम कैसे डिवाइड करते हो, आप बनाते हो एक ईयर बनाया आपने, फिर आपने उस एक सिंगल ईयर को मंथ्स में डिवाइड किया 12 महीनों में, फिर आपने उन मंथ्स को डेज में डिवाइड किया। सिमिलरली बहुत सारी एरा हैं, उन एराज को डिवाइड किया गया छोटे छोटे पीरियड्स में, और उन छोटे छोटे पीरियड्स को अगेन छोटे छोटे एपक्स में डिवाइड किया गया। एरा को डिवाइड किया गया है पीरियड्स में, और पीरियड्स को डिवाइड किया गया है एपक में। अगर फुल टेबल पढ़ने जाओगे भाई तो पॉसिबल नहीं है, याद भी नहीं रहेगी। मैं चाहता हूँ कि केवल ये जो टेबल है ना, इसका आप लोग आइडिया ज़रूर रखें, क्योंकि बहुत कॉमन चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले तो एरा कौन कौन से हैं, मैं 6 एरा की बात करूँगा यहाँ पे। सबसे पहले तो आप इन एरा का सीक्वेंस याद कर लो। केवल अगर एरा का सीक्वेंस भी अगर आपको याद होता तो ये 2024 वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे, फिर चाहे पूरी टेबल भूल जाओ। केवल ये 6 एरा का सीक्वेंस भी याद कर लिया तो इनसे एसोसिएटेड क्वेश्चंस रिलेट करके कर लोगे। मैं बताता हूँ कैसे केवल एरा के बेस पे, सीक्वेंस के बेस पे मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था। तो पहले मैं आपको उन 6 एरा का नाम बता देता हूँ, ठीक है। अजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। सबसे रेसेंट कौन सी चल रही है, सीनोजोइक। बस ये सीक्वेंस याद कर लो, इससे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। फिर एरा को हम डिवाइड करेंगे पीरियड्स में, पीरियड्स को डिवाइड करेंगे एपक्स में। लेकिन सब एरा के पीरियड, सब एपक्स नहीं याद कर सकते, पॉसिबल नहीं है। केवल उतना जितना बता रहा हूँ इतना भी याद कर लिया तो बहुत है आप लोगों के लिए। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर क्वेश्चन वो पूछेंगे। शुरू करते, देखो सबसे पहला एरा कौन सा है, अजोइक। अजोइक नाम से ही पता चल रहा है, देखो है ना, ये क्या हो गया, अजोइक। हम लोग वर्ड किसके आगे लगाते हैं जब कोई चीज़ एब्सेंट होती है, तो अजोइक। जू इज एनिमल लाइफ या एनिमल्स, यानी कि है ही नहीं, कोई लाइफ नहीं है। अजोइक, देर इज़ नो लाइफ। ये ऐसी एरा थी जब कोई लाइफ थी ही नहीं, केवल केमिकल एवोल्यूशन हुआ था। पढ़ा होगा आपने केमिकल एवोल्यूशन के बारे में कि किस तरह से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। तो जब केमिकल एवोल्यूशन चल रहा था उस एरा का नाम दे दिया अजोइक। तो अब इसमें कुछ याद नहीं करना, कुछ है ही नहीं। फिर बात करेंगे आर्कियोजोइक। तो देखो आप अगर आपने एवोल्यूशन अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि सबसे पहले कौन आए थे, सबसे पहले आए थे प्रोकैरियोट्स। ओरिजिन बता रहा हूँ, बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के बाद में आए थे यूकैरियोट्स। क्लियर। यूकैरियोट्स में भी अगर अपन केवल एनिमल किंगडम की बात करें तो सबसे पहले आए होंगे यूनिसेलुलर एनिमल्स, यानी कि कौन, प्रोटोजोन्स, है ना, प्रोटोजोन्स। ये यूनिसेलुलर एनिमल्स आए होंगे सबसे पहले, प्रोटोजोन्स। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो आप ये सीक्वेंस याद करने के बाद चीज़ों को अपने आप दिमाग में बिठाओ। आप सोचो आर्कियोजोइक में कौन अपीयर हुआ होगा, तो ऑब्वियसली आर्कियोजोइक टाइम रहा होगा प्रोकैरियोट्स का। तो आर्कियोजोइक वो एरा था जब प्रोकैरियोट्स ओरिजिनेट भी हुए और इन्होंने डोमिनेट किया। इस पूरे एरा में मेन लाइफ कौन सी थी, प्रोकैरियोट्स। हाँ, ओरिजिन यूकैरियोट्स का भी हो गया था इसमें, लेकिन डोमिनेट कौन कर रहा था यहाँ पे, प्रोकैरियोट्स। यानी पूरा एरा में मेजर लाइफ जो प्रोकैरियोटिक ही थी। तो यूकैरियोट्स यहाँ पर ओरिजिनेट हुए थे, केवल ओरिजिनेट हुए थे। फिर आई प्रोटेरोजोइक एरा। इस प्रोटेरोजोइक एरा में जो प्रोटिस्टा है, जो प्रोटोजोन्स हैं, वो ओरिजिनेट हुए। अब आप सीधा सीधा याद कर लोगे यहाँ से,
प्रोटे और प्रोटो। तो ये याद हो गया आपको कि भाई प्रोटेरोजोइक में प्रोटोजोन्स आए थे, है ना। हम एवोल्यूशनरी सीक्वेंस की बात करें, प्रोटो से आपको याद हो गया। अब आप देखो आर्कियोजोइक को एरा ऑफ इनविजिबल लाइफ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखो प्रोकैरियोट्स इनविजिबल है, यूकैरियोट्स भी अगर ओरिजिनेट हुए तो देखो आप प्रोटोजोन्स यहाँ ओरिजिनेट हुए हैं, तो यहाँ यूकैरियोट्स अगर ओरिजिनेट हुए भी होंगे तो वो यूनिसेलुलर हुए होंगे। तो ये भी कैसे होते हैं? इनविजिबल। तो ये एरा ऑफ इनविजिबल लाइफ है। पहला एरा अजोइक, लाइफ है ही नहीं। सेकेंड एरा आर्कियोजोइक, इनविजिबल लाइफ। तीसरा एरा प्रोटेरोजोइक, जो है प्रोटोजोन्स ओरिजिनेट हुए। बस ये 3 एरा तो हमने यहाँ खत्म कर दिए। अब हम चलते हैं पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सिनोजोइक। इसमें भी हम मेजर ही देखेंगे केवल, समझें आप। एनिमल किंगडम की मैं बात करूं तो आप सबको पता है कि एनिमल किंगडम में वर्टिब्रेट्स में बात करें तो सबसे पहले फिशिस आई। फिशिस से ओरिजिनेट हुआ, एवोल्यूशन हुआ एम्फीबियंस का। एम्फीबियंस से एवोल्यूशन हुआ रेप्टाइल्स का। हम इन्हीं चीज़ों को केवल डिटेल में देखते हैं एवोल्यूशन में। और रेप्टाइल्स से फिर एक तरफ एव्स डेवलप हुई और एक तरफ मैमल्स डेवलप हुए। ये तो पढ़ेंगे आप एनिमल्स में। और प्लांट्स के बेस पे बताऊँ आपको तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, मतलब टेरिडोफाइट्स हैं। देखो ब्रायोफाइट्स से आएंगे, फिर पहले थैलोफाइट्स से फिर ब्रायोफाइट्स से टेरिडोफाइट्स से जिम्नोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म। ये एवोल्यूशनरी सीक्वेंस रहा उनका। पर मैं टेरिडोफाइट्स की भी बात नहीं करूँगा, इतना नहीं याद रहेगा आपको। आप तो बस ये याद रखो कि पहले जिम्नोस्पर्म्स आए फिर एंजियोस्पर्म्स आए। तो जैसे जैसे आप अब एरा में आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे जो है आप इस सीक्वेंस को याद करो और एवोल्यूशन सीक्वेंस को याद करो, आपको चीज़ें अपने आप याद हो जाएगी। पेलियोजोइक की मैं बात कर रहा हूँ तो पेलियोजोइक में पहला नाम है, पहला पीरियड है कैम्ब्रियन। और भी पीरियड्स है लेकिन हम लोग केवल और केवल आपको जितना याद करना है उतना ही बताऊँगा मैं। कैम्ब्रियन पीरियड में आप देखना, ये मैं आपको केवल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक वर्ड मिलेगा, प्री कैम्ब्रियन एरा। क्या वर्ड है? प्री कैम्ब्रियन एरा। देखना आपको मिलेगा ये वर्ड कई जगह पे, और कई बार कोई क्वेश्चंस में भी आपको ये वर्ड्स मिलेंगे, प्री कैम्ब्रियन एरा। तो प्री कैम्ब्रियन एरा का मतलब क्या हो गया? वो सारी एरा जो कैम्ब्रियन पीरियड से पहले थी। क्या थी? कैम्ब्रियन पीरियड से पहले। तो कैम्ब्रियन पीरियड कहाँ, किसका पीरियड है? पेलियोजोइक का। यानी प्री कैम्ब्रियन एरा में कौन कौन सी आएगी? अजोइक, आर्कियोजोइक और प्रोटेरोजोइक एरा। ये तीनों एरा प्री कैम्ब्रियन एरा कहलाती है। बहुत से स्टूडेंट प्री कैम्ब्रियन एरा को एक अलग एरा समझते हैं कि किसी एरा का नाम है, वो ऐसा नहीं है। ये तीनों एरा ही प्री कैम्ब्रियन एरा कहलाती है। बस कैम्ब्रियन के बारे में अपने को यही बताना है। फिर पेलियोजोइक में दो पीरियड्स आपको याद करना है, डेवोनियन और कार्बोनीफेरस। ये सीक्वेंस रहेगा। देखो फिर कैम्ब्रियन पीरियड आया, उसके बाद में डेवोनियन पीरियड और उसके बाद कार्बोनीफेरस पीरियड। डेवोनियन और कार्बोनीफेरस क्यों याद करना है? क्योंकि डेवोनियन पीरियड था फिशिस का, कार्बोनीफेरस पीरियड था एम्फीबियंस का। इनको गोल्डन एज ऑफ फिशिस और गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस कहते हैं। इन पीरियड्स में एम्फीबियंस जो है अच्छे खासे डोमिनेट कर रहे थे। क्लियर? तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, डेवोनियन एज ऑफ फिशिस है और कार्बोनीफेरस एज ऑफ एम्फीबियंस है, और ये दोनों पीरियड्स पेलियोजोइक को बिलोंग करते हैं। और ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा। नेक्स्ट है मीजोजोइक एरा। ठीक है, यानी आप ये सोच रहे होंगे कि सर देखो ये प्री कैम्ब्रियन एरा को अगर मैं छोड़ दूँ इन तीनों को, तो मेन एरा तो यही है, पहली पेलियोजोइक, दूसरी मीजोजोइक और तीसरी सिनोजोइक। मेन ये तीन हो गई। तो अब आप देखो सीक्वेंस याद करने को, मीजो मतलब बीच में होता है ना, मीजियल तो मीडियल है ना, तो मीजोजोइक बीच में। तो इन तीनों में बीच में कौन सी आ रही है? मीजोजोइक। और पेलियो से आप याद कर लो पहली। मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। देखो पेलियो से आप याद कर लो पहली, तो ये पहली एरा जो अपने को मेन पढ़नी है। बाकी तो ये प्री कैम्ब्रियन में आ गई तीनों। इन तीनों में कुछ खास हुआ नहीं था। तो जो 3 खास एराज है उसमें पहली पेलियोजोइक, बीच वाली मीजोजोइक और सबसे एंड वाली सिनोजोइक। तो ये तीनों का सीक्वेंस तो मुझे लगता है आपको याद हो गया, और इनका भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अजोइक तो सबसे पहले आएगी, लाइफलेस, फिर आर्क्यू और फिर प्रोटेरो। ऐसे याद कर लेना कि पी और पी दोनों साथ में। चलें आगे बढ़ें, और बाकी प्रोटोजोन से याद करोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि भाई पहले प्रोकैरियोट्स आएंगे या पहले प्रोटोजोन्स। पहले प्रोटोजोन्स आएंगे तो प्रोटेरो बाद में। क्लियर? मीजोजोइक में चलते हैं। मीजोजोइक में भी ज़्यादा डिटेल में नहीं लेंगे। पीरियड्स मीजोजोइक के आपको याद होंगे पहले से, क्योंकि आपने मूवीज़ देखी हैं। ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस तो चलो नहीं याद होगा। आपको अच्छे से पता है, सबको अच्छे से पता है कि जुरासिक पार्क मूवी किसके ऊपर थी? डायनासोर्स के ऊपर। क्लियर? जुरासिक से मिलता जुलता नाम ट्रायसिक। देखो एसिक, तो यहीं पे याद हो गया कि भाई डायनासोर्स की ही बात हम यहाँ पर
करेंगे। और जब डायनासोर्स की बात करोगे आप मीजोजोइक में, तो इसको तो आप एज ऑफ रेप्टाइल्स बोल सकते हो मीजोजोइक को। मीजोजोइक हो जाएगा एज ऑफ रेप्टाइल्स। 3 पीरियड्स कौन कौन से हैं? ट्रायसिक, फिर जुरासिक और तीसरा क्रिटेशियस। ये 3 पीरियड्स भी क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ट्रायसिक ये वो पीरियड था जब डायनासोर्स का ओरिजिन हुआ था। डायनासोर्स पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना, बड़ा हॉट टॉपिक रहता है डायनासोर्स। डायनासोर्स का ओरिजिन ट्रायसिक नाम के पीरियड में हुआ था और डायनासोर्स ने डोमिनेट किया था जुरासिक पीरियड में, इसलिए उस मूवी का नाम रखा था जुरासिक पार्क पीरियड के ऊपर। आप देखो, है ना, तो चीज़ें कितनी जुड़ी हुई है। अगर आप में क्यूरियोसिटी रहती है ना, जैसे अगर आपने जुरासिक पार्क मूवी देखी और आप में क्यूरियोसिटी रहे कि यार इसका नाम जुरासिक क्यों रखा गया, गूगल करते तो आपको पता चल जाता कि उस पीरियड का नाम है जब डायनासोर्स जो है डोमिनेट करते थे इस धरती पर। तो डायनासोर्स का एज मतलब गोल्डन एज कौन सा था? जुरासिक। लेकिन डायनासोर्स का ओरिजिन कब हुआ था? ट्रायसिक पीरियड में। और डायनासोर्स खत्म कब हो गए? क्रिटेशियस में। क्लियर? तो ये 3 पीरियड्स, यहाँ डायनासोर्स आए थे, यहाँ डायनासोर्स ने राज किया और यहाँ डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए। ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। इसको थोड़ा सा मैं और डिटेल में लेना चाहूँगा क्रिटेशियस को। क्यों? क्योंकि क्रिटेशियस वो पीरियड है जब प्लेसेंटल मैमल्स का ओरिजिनेट हुआ, जो ओरिजिन हुए थे। प्लेसेंटल मैमल्स यानी कि ट्रू मैमल्स, हम लोग, ठीक है। आपको पता होगा मैमल्स में आपने 3 अलग अलग पढ़े हैं, तो उसमें से जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं जिनको आप यूथीरियंस कहते हो, उनका ओरिजिन हुआ है क्रिटेशियस पीरियड में, है ना। ये ध्यान रखना है क्योंकि हम मैमल्स हैं तो हमारे बारे में एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि हम ओरिजिनेट कब हुए। उसके अलावा प्लांट के रेफरेंस में अगर मैं बात करूँ तो याद रखना जुरासिक गोल्डन पीरियड था जिम्नोस्पर्म्स का। यानी आप इसको ऐसे याद करो कि डायनासोर्स और जिम्नोस्पर्म्स साथ साथ में डोमिनेट करते थे। कौन कौन? डायनासोर्स और जिम्नोस्पर्म साथ साथ डोमिनेट करते थे। क्रिटेशियस में डायनासोर्स चले गए और जिम्नोस्पर्म के बाद कौन आएगा? एंजियोस्पर्म्स। तो यहाँ याद रखना है क्रिटेशियस में केवल प्लेसेंटल मैमल्स और एंजियोस्पर्म्स आए थे, इनका गोल्डन टाइम नहीं था। गोल्डन टाइम अब आएगा सीनोजोइक में। तो अब आपको याद हो गया होगा कि मीजोजोइक एज ऑफ रेप्टाइल्स है। सीक्वेंस देख लो, फिशिस आए डेवोनियन में, मतलब फिशिस का राज था डेवोनियन में, फिर राज आया एम्फीबियंस का कार्बोनिफेरस में, फिर रेप्टाइल्स आ गए देखो आप ट्रायसिक में। क्लियर? डायनासोर्स, फिर डायनासोर्स का गोल्डन पीरियड, फिर डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए, जिम्नोस्पर्म का डोमिनेटिंग पीरियड, और यहाँ एंजियोस्पर्म्स इवॉल्व हुए, ओरिजिनेट हुए। अब जो आने वाला टाइम है वो होगा मैमल्स और एंजियोस्पर्म का। तो देख लो आप सीनोजोइक में आप क्या याद रखोगे? सीनोजोइक, अभी करंट की जो एरा है वो सीनोजोइक है, और करंट में किसका डोमिनेशन है? मैमल्स का और एंजियोस्पर्म्स का। तो सीनोजोइक जो है एज है, गोल्डन एज है मैमल्स का और एंजियोस्पर्म्स का। अब सीनोजोइक में 2 ही पीरियड्स है, टर्शरी और क्वाटरनरी। अब ये ऐसे नाम है जो मुझे लगता है तुम लोगों को रटने की जरूरत है नहीं, सुना होगा तुमने टर्शरी और क्वाटरनरी। टर्शरी की अगर मैं बात करूँ तो प्राइमेट्स का ओरिजिन हुआ था यहाँ पे, बिकॉज हम भी प्राइमेट्स हैं और ह्यूमन एवोल्यूशन जो है आप लोगों के कोर्स में है एनसीईआरटी में, और तो आपको मुझे लगता है कि ओरिजिन कब हुआ था प्राइमेट्स का ये पता होना चाहिए। तो टर्शरी पीरियड, और पीरियड नहीं याद रखो तो सेनोजोइक एरा। क्वाटरनरी पीरियड की बात करें तो क्वाटरनरी पीरियड के 2 एपक, मैं आपको केवल नाम बता रहा हूँ, याद करना चाहो तो करो नहीं तो मत करो। क्यों याद करवा रहा हूँ? बिकॉज इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। कैसे? प्लिस्टोसिन वो एरा है, वो एपक है जब ह्यूमन बींग्स ओरिजिनेट हुए थे, और होलोसिन वो एपक है जो गोल्डन एज ऑफ मैन कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर मैन डोमिनेट कर रहे हैं होलोसिन में, और प्लिस्टोसिन में ह्यूमन बींग्स ओरिजिनेट हुए थे। इसलिए मैंने आपको केवल 2 एपक बताए, बाकी कहीं पे भी हमने एपक की बात ही नहीं की, यहाँ पे भी हमने पीरियड्स की बात नहीं कर रहे। तो इसके अलावा भी पीरियड्स हैं, इनमें ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने केवल और केवल आपको इंपॉर्टेंट ही बताएं। आप देख लो ये सब फिशेस, एम्फीबियंस सब इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो अगर आप इनका सीक्वेंस याद कर लो एरा का, और एवोल्यूशन का सीक्वेंस आपको अच्छे से याद है, तो आप इस टेबल को मुझे लगता है थोड़ा आसानी से याद कर पाओगे। अब चलता हूँ मैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ सेनोजोइक किसका एज है? गोल्डन एज है मैमल्स का और एंजियोस्पर्म का। क्लियर? अब समझो मुझे ये टेबल नहीं भी याद है, ये टेबल मुझे याद नहीं है, और मुझे केवल एरा का सीक्वेंस याद है, तो भी मैं वो नीट 2024 वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता था। कैसे कर सकता था? अगर मुझे सीक्वेंस याद हो तो मुझे अच्छे से पता है कि सेनोजोइक एरा सबसे लास्ट वाली एरा है, और सबसे लास्ट मतलब सबसे एडवांस्ड कौन है? मैमल्स। तो सेनोजोइक तो मैमल्स को रिप्रेजेंट करेगी, तो सी का 4th जहाँ जहाँ है मैं क्लियर कर दूंगा।
तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। मैं कंफर्म हूँ सेनोजोइक तो मैमल्स का ही रहेगा, सबसे लास्ट है तो चलो फिर सी फोर्थ यानी सी और डी में से एक आंसर है। और देखता हूँ मैं, और अगर मैं देखूँ तो इन चारों में सबसे पहली एरा कौन सी होगी इन चारों में? तो इन चारों में तो प्रोटेरोजोइक सबसे प्रिमिटिव है ना, प्रोटेरोजोइक है ना। ये देखो आप, प्रोटेरोजोइक हमने कहाँ पढ़ी है? ये तीसरे नंबर पे है, ये देखो आप, ये रहा प्रोटेरोजोइक। तो इन चारों में से अगर कंपेयर करूँ तो प्रोटेरोजोइक सबसे पुरानी है। तो अभी आप देखो इन चारों में सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव कौन है? बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिश, एम्फीबिया, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स। तो बिल्कुल आप, तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा लोअर इन्वर्टिब्रेट्स पे। तो बी का आंसर फर्स्ट ही होगा। बी का सेकंड कह रहा है, बी का फर्स्ट कह रहा है, ये आंसर आ गया मेरा बस। तो केवल सीक्वेंस के बेस पे मैं इसको आंसर को सही करके आ सकता था। अगर मैं एरा का सीक्वेंस देख लेता तो मैं आपसे कहूँगा कि एटलीस्ट एरा का सीक्वेंस तो याद कर ही लो। और अगर ऐसा नहीं करना चाहो तो मीजोजोइक को अच्छे से याद कर लो भाई। मीजोजोइक डायनासोर्स का टाइम था, यानी कि बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। तो बी का ए का हो जाएगा आपका थर्ड। तो इससे आप इसको याद कर सकते हो। क्लियर? तो केवल हल्का सा भी आइडिया ले लोगे तो कई बार क्वेश्चंस जो है, स्पेशली मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस तो आप इजीली कर सकते हो। चलो और देखता हूँ मैं, और क्वेश्चंस देखता हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा ये चीज़ें पढ़ के, क्योंकि जनरली ये सब चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती है और मैं भी इसको बहुत कट शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाए। ये क्वेश्चन था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ट्रांसक्रिप्शन से। अब इस क्वेश्चन में टाटा बॉक्स डाल दिया इन्होंने जो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अगर मुझे टाटा बॉक्स के बारे में नहीं भी पता है ना तो भी मैं ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर लूँगा। लेकिन अगर ऑप्शन में है तो थोड़ा सा आइडिया आप टाटा बॉक्स के बारे में ले लो। देखो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, इसके बारे में आपको अच्छे से पता है कि ये एसएनआरएनएज और टीआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करता है। तो ए तो हो जाएगा फोर्थ, तो मैं काट देता हूँ जो ए फोर्थ नहीं है। अगर मैं एलिमिनेशन करूँ तो केवल एक ऑप्शन से मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ कि ए फोर्थ है। फिर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कौन करवाता है? रो फैक्टर। आपने दो फैक्टर पढ़े होंगे, एक सिग्मा जो शुरू करता है और एक रो जो एंड करता है। तो यानी बी का थर्ड भी मैच हो रहा है, तो मैं कंफर्म हो गया। बी का थर्ड भी इन तीनों में ही मैच नहीं हो रहा। तो आप बिना टाटा बॉक्स पढ़े भी इसको सॉल्व कर सकते थे। स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन्स आपको अच्छे से पता है, स्नप्स, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन्स, स्नप्स बोलते हैं इनको। तो डी, अगर सी का फर्स्ट किस में दे रखा है? सी का फर्स्ट ये तीनों में दे रखा है। चलो सी के बेस पे तो नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता। बट मैं चाहूँगा कि आपको टाटा बॉक्स के बारे में जानकारी रहे। चलो टाटा बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे हमें ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन है, ये जो जीन है, स्ट्रक्चरल जीन जिसको आप बोलते हैं ना, जिसका एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन करना होता है, उसको आप स्ट्रक्चरल जीन बोलते हो। स्ट्रक्चरल जीन से पहले वाले एरिया को आप क्या बोलते हो? प्रोमोटर। तो ये प्रोमोटर है। इस प्रोमोटर वाले सीक्वेंस में एक सीक्वेंस आता है जिसको कहा जाता है टाटा बॉक्स। बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा, मैंने ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना रखा है, मैं लिंक दे दूंगा नीचे, वो वीडियो देख लेना। आपको उसमें टाटा बॉक्स, प्रिब्नो बॉक्स मैंने बहुत डिटेल में समझाया आपको। यहाँ अगर हल्का सा आइडिया दूँ तो प्रोमोटर वाले सीक्वेंस में एक सीक्वेंस आता है, वो सीक्वेंस बेसिकली है TATAAA। सीक्वेंस क्या है? TATAAA। इसीलिए इसको नाम दे दिया हमने टाटा बॉक्स, क्योंकि इसका सीक्वेंस है ये TA क्या है? थायमिन एडिनाइन जो है ना हमारे नाइट्रोजनस बेसिस, उस बेस पे इसका सीक्वेंस है ये, इसलिए हमने इसको बोल दिया टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स बेसिकली अगर स्ट्रक्चरल जीन से मैं बात करूँ तो इस स्ट्रक्चरल जीन से करीब 25 से 35 बेस पेयर्स पहले रहता है ये, यानी स्ट्रक्चरल जीन से पहले आएगा। आप ये बेस पेयर्स भूल जाओ, स्ट्रक्चरल जीन से पहले जो प्रोमोटर एरिया है वहाँ पे प्रेजेंट होता है टाटा बॉक्स। और टाटा बॉक्स वो एरिया है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम आकर बाइंड होगा। ठीक है, और देखो केवल इतना सा नहीं है, ये केवल आपको शॉर्ट स्वीट तरीके में बता रहा हूँ कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि ट्रांसक्रिप्शन करवाता है वो टाटा बॉक्स की हेल्प से आकर यहाँ पर बाइंड होता है। बाकी ज़्यादा डिटेल में मैं इसके फंक्शन की बात नहीं करूँगा। और इसी टाटा बॉक्स जैसा एक बॉक्स प्रोकैरियोट्स में भी रहता है जिसे कहते हैं प्रिब्नो बॉक्स। ये दो ही चीज़ें ध्यान रखो, यूकैरियोट्स में टाटा बॉक्स, प्रोकैरियोट्स में प्रिब्नो बॉक्स। काम क्या है? आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड कराना। टाटा बॉक्स क्यों कहते हैं? इसके सीक्वेंस के बेसिस पे, और ये स्ट्रक्चरल जीन से पहले प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन क्या था? तो टाटा बॉक्स किससे मैच करेगा? टाटा बॉक्स मैच करेगा प्रोमोटर से, क्योंकि ये प्रोमोटर का पार्ट रहता है। बस इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, पढ़ना है, नीचे लिंक दे रखा है, डिटेल में पढ़ सकते हो वहाँ पे। एक ईसीजी पे क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। इसमें आपको टीपी गैप जो है ना, ये ऑप्शन में, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा,
लेकिन हल्का सा दिमाग लगाओ आप तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते थे वैसे एलिमिनेशन के बेसिस पे ही। और टीपी गैप भी आप कोई अलग से कोई बड़ा कंसेप्ट है नहीं, हल्का सा दिमाग लगाओगे सॉल्व कर लोगे। देखो बिना टीपी गैप के मैं सॉल्व करूँ इसको, अगर पी वेव तो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ठीक है, ए का थर्ड ए का थर्ड ए का थर्ड ए के बाई सेकेंड, हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व। मैच द फॉलोइंग, तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे गलत होने ही नहीं चाहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है किसी चीज़ के टॉपिक का, भूल भी गए हो, थोड़ा बहुत भी याद है, तो भी आप मैच द फॉलोइंग सॉल्व कर सकते हो। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है, बी का सेकंड। टी वेव रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, सी का फोर्थ। और टीपी गैप हार्ट मसल्स आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट। समझाता हूँ कैसे। ईसीजी खोलता हूँ मैं आपके सामने, ये ईसीजी है। देखो पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, टी वेव। अब ये जो वेव्स है अलग अलग, इनके बीच का जो एरिया रहता है उसको हमने नाम दिया सेगमेंट। इसको बोला हमने पी आर सेगमेंट, क्योंकि ये पी और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के बीच का पार्ट है। देखो यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको मैंने नाम दिया एस टी सेगमेंट, क्योंकि एस और टी के बीच का सेगमेंट है ये। और इसको हमने नाम दिया टी पी सेगमेंट, यानी टी और ये जो नेक्स्ट पी वेव है उसके बीच का पार्ट है ये टीपी सेगमेंट, या फिर टीपी गैप बोलते हैं इसको, टीपी गैप या टीपी सेगमेंट। ये वो पार्ट है जब आपका हार्ट किसी भी तरह का बीट प्रोड्यूस नहीं करता और इलेक्ट्रिकली क्या है, बिल्कुल साइलेंट है, कोई करंट या कोई वोल्टेज रन नहीं कर रहा। देखो आपने क्या पढ़ते हो कि यहाँ से एक हार्ट बीट शुरू होती है और यहाँ ख़त्म होती है, यही पढ़ा है हमने। यहाँ शुरू होती है हार्ट बीट और यहाँ खत्म होती है, फिर अगेन नेक्स्ट पी वेव से शुरू होगी और आगे जाके खत्म होगी। यानी ये जो बीच का जोन है टीपी सेगमेंट, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होती, साइलेंट जोन है। तो अगर आपने नॉर्मली भी इसके बारे में सोचा होता कि भाई टीपी गैप, एक हार्ट बीट खत्म हुई और इस सेगमेंट में कोई हार्ट बीट नहीं है, फिर नेक्स्ट हार्ट बीट चालू हुई, तो आप अपने आप आंसर देते कि हार्ट मसल्स आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो नहीं हो रही। उसको आप कहते हो टीपी गैप। कहाँ प्रेजेंट होता है ये? एंड ऑफ टी वेव से लेकर बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पी वेव, और कोई कार्डियक एक्टिविटी वहाँ पर आप रिकॉर्ड नहीं होती, वहाँ होती नहीं है। क्लियर? क्योंकि कोई डिपोलराइजेशन कोई रिपोलराइजेशन यहाँ पर है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ही नहीं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही नहीं हो रहे। तो ये होता है टीपी गैप। तो आंसर अपने आप ये आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था अगेन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पे था। इसमें एक अलग से बीमारी का नाम आ गया था लेशमानियासिस। अगेन अगर मुझे लगता है कि ज़रूरत ही नहीं थी, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। टाइफॉइड आपको अच्छे से पता है, साल्मोनेला टाइफी नाम के एक बैक्टीरिया से होता है। ए का फोर्थ एक ही ऑप्शन है, ये आपका आंसर है। मतलब मैच दी फॉलोइंग तो मुझे लगता है एनटीए वालों ने कम से कम इनको तो टफ देना चाहिए ना यार। इतना इजी मैच दी फॉलोइंग नहीं दे सकते आप एग्जाम्स में, है ना। तो ए का फोर्थ मुझे लगता है चारों ऑप्शंस में ए फोर्थ देने चाहिए, तब तो जाके मज़ा आता। नहीं तो आप एक एक मैच दी फॉलोइंग भी अगर आप एक एक ऑप्शन पे सॉल्व कर लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं। मतलब मुझे लगता है इतना इजी पेपर भी एग्जाम में नहीं आना चाहिए। तो चलो फिर टाइफाइड आपको पता है बैक्टीरिया की वजह से होता है, रिंगवर्म आपको पता है फंगस की वजह से होता है, फिलारियासिस आपको पता है निमेटोड की वजह से होता है। बच गया लेशमानियासिस। तो मैं आपको लेशमानियासिस और एक और इसके साथ एसोसिएटेड एक बीमारी बता देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको याद रखना है। इसमें से एक तो एनसीईआरटी में भी है। आपने पढ़ा प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स कहाँ पढ़ते हो आप? प्रोटोजोन्स आप पढ़ते हो प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में जो आपने अलग अलग ग्रुप्स बना रखे हैं उसमें से एक ग्रुप है प्रोटोजोन्स। अब बाकायदा एनसीईआरटी ने प्रोटोजोन्स में भी 4 ग्रुप्स बनाए। सीलेटेड प्रोटोजोन्स पढ़ा आपने, स्पोरोजोन्स देखा, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स देखा, है ना। तो मैं बात कर रहा हूँ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में एनसीईआरटी ने केवल एक ही एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ट्रिपेनोसोमा एनसीईआरटी ने दे रखा है। ट्रिपेनोसोमा केवल एनसीईआरटी ने जीनस का नाम लिखा है, मैं पूरा बता रहा हूँ। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इससे ह्यूमन बींग्स में एक डिजीज़ होती है। सिमिलरली लेशमानिया डोनोवानी ये भी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है। तो अभी जाओ एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी में फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में जो ट्रिपेनोसोमा एग्जाम्पल लिखा है उसके साथ लेशमानिया डोनोवानी भी लिख लो, क्योंकि ये दोनों ही ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बींग्स में डिजीज़ कॉज करते हैं। इसलिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाले टॉपिक के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। और लेशमानिया तो 2024 में आपसे पूछ ही लिया गया, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है फिर ये। अब ट्रिपेनोसोमा जो डिजीज़ कॉज करता है उसका नाम है ट्रिपेनोसोमियासिस, और लेशमानिया जो डिजीज़ कॉज करता है उसका नाम है लेशमानियासिस। ये तो हो गए इनके प्रॉपर नेम। और कॉमन नेम है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस और काला अजहर और डमडम फीवर। ट्रिपेनोसोमियासिस को हम कहते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस।
लेशमानियासिस को हम कहते हैं काला अजहर और डम डम फीवर, ये इनके अलग अलग नाम है। क्या होता है, कैसे होता है, उन सब चक्कर में नहीं पड़ेंगे, केवल नाम ध्यान कर लो, बहुत है, क्लियर। और एक और चीज़ जो आप इसमें याद करो, इनके वेक्टर्स। क्यों? क्योंकि वेक्टर्स इंपॉर्टेंट है ना। वेक्टर्स के नाम पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में केवल और केवल उन्होंने मॉस्किटो की बात की है, वो भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया। तो मैं चाहता हूँ एटलीस्ट 2 फ्लाइज़ के बारे में आप ध्यान रखो, 2 मक्खियों के बारे में ध्यान रखो जो डिजीज़ कॉज करती है। ट्रिपेनोसोमियासिस होता है सेसे फ्लाई ग्लोसिना पाल्पालिस की वजह से, और लेशमानिया डोनोवानी होती है सैंड फ्लाई या फ्लेबोटोमस की वजह से। ये दोनों ही डिजीज़ अफ्रीका में बहुत कॉमन है, लेशमानियासिस और ट्रिपेनोसोमियासिस, ये दोनों वो फ्लाइज है, सेसे फ्लाई और सैंड फ्लाई। बस इतना भी याद कर लिया बहुत है, कुछ चीज़ें तो देखो पता होनी चाहिए। और ऐसा है कि यार ये चीज़ें आपको आगे MBBS में काम आएगी। चलो एवोल्यूशन की टेबल मैं मानता हूँ थोड़ा अलग है, पर ये बीमारियाँ तो याद कर लो, MBBS में पढ़नी है वैसे भी, तो ना ये आपकी वेस्ट नहीं जाएगी पढ़ाई, और पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती यार, एवोल्यूशन वाली भी वेस्ट नहीं जाएगी आपकी। फिर एक क्वेश्चन आ गया था, जेनेटिक्स से आया था ये क्वेश्चन। अब अगेन ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता बिना उसके, लेकिन यहाँ पे NCERT ने बैक क्रॉस के बारे में बात नहीं की, NCERT ने बात की केवल टेस्ट क्रॉस के बारे में। अब ये क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लोगे बिना पढ़े भी, मतलब बाकियों के, क्योंकि मैच द फॉलोइंग करना है, आप कर लोगे इजीली। लेकिन मैं आपको बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में आइडिया देता हूँ। टेस्ट क्रॉस NCERT ने बता रखा है, बैक क्रॉस का हल्का सा आप आइडिया ले लो। ये क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा। 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन क्या कहलाते हैं? अलील्स। तो A का आप आंसर दे दो 3rd। तो अगर आपको ये भी पता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है। और ऐसा ही करना है, मैच द फॉलोइंग अगर आप गलत करके आ रहे हो तो भूल जाओ, नीट में सिलेक्शन होगा आपका, और हो भी रहा है तो छोड़ देना सीट, क्योंकि यार इतना सिंपल नहीं कर पा रहे हो तो उसका कोई सेंस नहीं है। हल्का सा बैक क्रॉस का आइडिया दे देता हूँ मैं आपको। देखो हमने लिया 2 पेरेंट्स लिए, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, कैसा भी ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पेरेंट्स, और पेरेंट्स से आएगी ऑफस्प्रिंग। अगर आप किसी ऑफस्प्रिंग का क्रॉस उनके पेरेंट्स के साथ करवाओ, अगर आप किसी भी ऑफस्प्रिंग का क्रॉस उनके पेरेंट्स के साथ करवाओ तो उस क्रॉस को नाम दिया गया है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्यों बोला हमने? क्योंकि ये आप ऑफस्प्रिंग का वापस उनके पेरेंट्स के साथ क्रॉस करवा रहे हो, वापस बैक वाली जनरेशन में जा रहे हो, इसलिए बैक क्रॉस इसको बोल दिया। चाहे आप इसको इस पेरेंट के साथ करवाओ या फिर इस पेरेंट के साथ करवाओ, ये दोनों ही बैक क्रॉस कहलाएंगे। फिर आता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस वो होता है जिसमें आप एक ऑफ स्प्रिंग का क्रॉस करवाओ उसके रेसेसिव पेरेंट के साथ, यानी कि ये वाला पेरेंट, इसको आप कहते हो टेस्ट क्रॉस। तो क्या टेस्ट क्रॉस एक तरह का बैक क्रॉस ही है? बिल्कुल, टेस्ट क्रॉस एक तरह का बैक क्रॉस ही है। बैक क्रॉस में आप किसी भी पेरेंट के साथ करवा सकते हो, टेस्ट क्रॉस में आप केवल रेसेसिव पेरेंट के साथ करवाते हो। अब आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताओ कि इसको टेस्ट क्रॉस क्यों कहते हैं, क्योंकि आप जेनेटिक्स में पढ़ते हो, ये तो NCERT में दे रखा है। तो क्या रीज़न है इसको टेस्ट क्रॉस कहने का? और आंसर तो आपको पता चल ही गया, इसका 3rd आंसर है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो नीट 2024 में थे। हालांकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते थे NCERT लेवल की नॉलेज के बेस पे, लेकिन ज़रूरी है, देखो जैसा मैं वापस रिपीट करूँगा, पिछले 15 साल के पेपर्स में अगर कुछ चीज़ें ऑप्शंस में भी हैं जो NCERT में नहीं है तो उसका आइडिया ले लो, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ नॉलेज आपको मिला होगा इससे। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल है तो सपोर्ट करें, हमें ज्वाइन करें हमारे चैनल को, मेंबर बने, ताकि इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियोस जो है उसका एक्सेस आप लोगों को मिल सके। फिर भी अगर आपको किसी तरह के डाउट हो तो आप मुझे मेरे इन अलग अलग अकाउंट्स पे मुझे बात कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर केवल व्हाट्सएप करें, आप कॉल नहीं करें। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।